Assalamualaikum everyone. Welcome to a reader online class session. This is me, Professor Arshia Sajid, and today our topic is excretion in cockroach and excretion in vertebrates. ओके जी स्टार्ट करते हैं. एक्सक्रीशन इन कॉकरोच फाइलम जो है आर्थ्रोपोड से बिलोंग करता है और जो क्लास है वो हमारे पास इंसेक्टा है. ठीक है जी. अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पिछला लेक्चर है इसमें हमने एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया एंड एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म पढ़ा था. जो हमारे पास प्लेनेरिया था इसके पास प्रोटोनेफ्रीडिया था और जो अर्थवॉर्म था उसके पास मेटानेफ्रीडिया था. अब हम थोड़ा सा मज़ीद एडवांस चलते हैं और जो हमारे पास कॉकरोच है इसके पास स्पेशलाइज्ड ट्यूब्यूल्स हैं जो कि सिर्फ बनी ही एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव आउट करने के लिए हैं. तो हम कहेंगे कि जो कॉकरोच है इसके पास ऐसी नालियाँ या ऐसी ट्यूब्यूल्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हैं टू रिमूव आउट द वेस्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड दीज ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स. ठीक है जी. अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट है जो हमारे पास कुछ चीज़ें जो है मैं आपको वापस से याद करवाना चाहती हूँ. जो हमने आपको याद है कि हमने कॉकरोच के अंदर पढ़ा था कि इसका जो फ्लूइड है इसके फ्लूइड को हीमोलिम्फ कहते हैं. लिम्फ का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड और ये ऐसा बॉडी फ्लूइड होता है जो कि एक्स्ट्रा होता है और इसको लिम्फेटिक सिस्टम की मदद से वापस जो है वो ब्लड में ऐड किया जाता है. जबकि दूसरी तरफ जो हीमो है हीमो जो है ऐसा ब्लड है जो कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव करता है और इसका रंग क्या होता है, वाइट कलर का होता है. ठीक है जी. अब ये जो हीमोलिम्फ है ये जो है ऐसी छोटे छोटे जिस्म में खाने हैं या कैविटीज़ हैं उसके अंदर मूव करता है और इन खानों का या इन कैविटीज़ का क्या नाम है, साइनसेस है. और आपको याद होगा कि हमने टाइप्स भी पढ़ी थी साइनसेस की, जिसमें पेरीन्यूरल साइनसेस था और पेरिकार्डियल साइंस था. पेरी मीन आसपास, न्यूरल मीन नर्व कॉर्ड के, तो पेरीन्यूरल साइंसेस एंड देन पेरिकार्डियल साइंसेस. ठीक है जी. एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो सामने मेरी नज़र आ रहा है और आप उम्मीद है आपको भी नज़र आ रहा होगा. जो इंसेक्ट्स हैं ये वो वाहिद जो है एनिमल्स के अंदर आते हैं जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम ये दोनों आपस में ज्वाइन होते हैं. इसके अलावा इस दुनिया में या इस एनिमल्स की कैटेगरी में और कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जिसका एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम आपस में ज्वाइन हुए. ठीक है, वरना आप जितने भी बाकी ऑर्गेनिज्म हैं इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है और डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, दोनों अलग काम करते हैं. जबकि इंसेक्ट्स वो वाहिद एनिमल्स हैं जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम ज्वाइन करता है. तो आपसे वो एमसीक्यूज पूछ सकता है कि एनिमल किंगडम में कौन से ऐसी क्लास है या कौन से ऐसे जानवर हैं जिनका ये एनिमल्स हैं जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम ज्वाइन है या आपस में जुड़ा हुआ है, तो आप उसका जवाब देंगे इंसेक्ट्स. ठीक है जी. अगर आपको एक और चीज़ याद हो, जब मैंने फर्स्ट ईयर में आपको डाइजेशन इन कॉकरोच पढ़ाया था तो कुछ इस तरह की डायग्राम जो है मैंने आपके लिए बनाई थी और यहाँ पे आपको छोटी छोटी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स भी नज़र आ रही थी. उस वक़्त इन मालपीजियन ट्यूब्यूल्स में हमने कोई भी ऐसा इसकी प्रॉपर्टी या इसका ऐसा रोल नहीं पढ़ा था. वो क्यों नहीं पढ़ा था? क्योंकि इसका रोल डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं है, इसका रोल सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम में है. हाँ, आप ये देख सकते हैं कि ये जितना भी आपको ये क्रॉप, गिजर, हिपैटिक सीका, मिडगट, इलियम, कोलन, रेक्टम ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये सब जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काम करते हैं. दैट्स वाई उस वक्त हमने इन मालपीजियन ट्यूब्यूल्स को डिस्कस नहीं किया था. तो आज हम लोग सिर्फ मालपीजियन ट्यूब्यूल्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि डाइजेशन हम पढ़ चुके हैं. आज हम इसके अंदर एक्सक्रीशन पढ़ेंगे और इस मालपीजियन ट्यूब्यूल को जो है वो डिस्कस करेंगे. यही डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है. हमारे पास माउथ है, क्रॉप है, गिजर्ड है, देन हिपैटिक सीका है, फिर मिडगट आएगी, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आएंगी, हाइंडगट आएगी और रेक्टम आ जाएगी. अगर मैं यहाँ पे मालपीजियन ट्यूब्यूल्स को थोड़ा सा खोल के देखूँ तो ये आपको कुछ इस तरह की नज़र आएंगी. इस मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक लाइनिंग होती है जिसे हम कहते हैं एपिथेलियल लाइनिंग. ठीक है जी. और इस एपिथेलियल लाइनिंग के अंदर जो है जो फ्लूइड घूम रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं. इसके अंदर की जो जगह है इसको हम ल्यूमेन कहते हैं. ठीक है जी. अब इसका प्रोसेस किस तरह से चलाना है, सबसे पहले क्या होगा कि जी जितना भी हमारे पास इसका फ्लूइड घूम रहा है और इसके फ्लूइड का क्या नाम है जिसको हम वाइट ब्लड भी कहते हैं, इसका नाम है हीमोलिम्फ. ये जितना भी हीमोलिम्फ है इकट्ठा हो जाएगा टुवर्ड्स द मिडगट. ठीक है जी. इसको यहाँ पे अगर हम लोग नंबरिंग दे दें तो ये ज़्यादा जो है वो फिजिबल होगा.
ठीक है जी। ओके जी, सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास हीमोलिम्फ से वेस्ट जो है वो मूव होगा टुवर्ड्स द मिडगट, ठीक है जी। उसके बाद मिडगट से ये जाएगा हमारे पास मालपीजियन ट्यूब्यूल्स में, लेकिन मालपीजियन ट्यूब्यूल्स में सबसे पहले किसको क्रॉस करेगा, एपिथेलियल लाइनिंग को, देन मूव करेगा टुवर्ड्स द ल्यूमन। और अब आप देखेंगे मालपीजियन ट्यूब्यूल्स किसके साथ ज्वाइन की हुई हैं, हाइंड गट के साथ। तो नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास हाइंड गट में जाएगा और फिर रेक्टम में जो है वो चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास रेक्टम है ये ऐसी जगह है जहाँ से डाइजेस्टिव वेस्ट भी आ रहा है और एक्सक्रीटरी वेस्ट भी आ रहा है। तो हम लोग यूँ कहेंगे कि जो हमारे पास रेक्टम है ये रीअब्जॉर्प्शन करने की भी कैपेबिलिटी रखता है, प्लस ये एक्सक्रीटरी वेस्ट को भी बाहर निकाल देगा और डाइजेस्टिव वेस्ट को भी बाहर निकालेगा। तो ये चीज़ याद रखनी है, जब वो आपसे रेक्टम की प्रॉपर्टीज़ पूछे तो आप कहेंगे कि रेक्टम जो है वो डाइजेस्टिव वेस्ट को भी स्टोर कर सकता है, प्लस वो एक्सक्रीटिव वेस्ट को भी अपने अंदर रख सकता है, और तीसरी ये है कि रीअब्जॉर्प्शन भी कर सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रीअब्जॉर्प्शन क्यों करता है, ठीक है, या इसका क्या फ़ायदा होता है रीअब्जॉर्प्शन करने का। तो अभी हम ये पढ़ते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन क्यों करता है। उससे पहले ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि रीअब्जॉर्प्शन किस जगह पे होती है, रेक्टम में जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होती है। और जब हम लोग रेक्टम के अंदर से वाटर, एक्सेस वाटर और सॉल्ट को रिमूव आउट कर लेते हैं तो पीछे आपके पास एक कंसनट्रेटेड मैस रह जाता है या सॉलिड एक्सक्रीटा रह जाता है, और वो आप उसके जिस्म से रिमूव आउट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हम लोग रीअब्जॉर्प्शन क्यों करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, रीअब्जॉर्प्शन में होता क्या है कि जितना भी एक्सेस वाटर और सॉल्ट है जिससे स्टिल जो जिस्म में जो है उसकी ज़रूरत होती है उसको हम रीअब्जॉर्ब करवा लेते हैं। और जब रीअब्जॉर्ब करवा लेते हैं तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है कि आपके पास एक सॉलिड मैस बन जाता है और एक कंसनट्रेटेड मैस जिसे हम कह सकते हैं वो बच जाता है, और उसको हम सॉलिड एक्सक्रीटा की फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। जो हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो इन द फॉर्म होता है यूरिक एसिड। और आपको याद हो लास्ट पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि यूरिक एसिड को निकालने के लिए हमारे पास बहुत कम पानी चाहिए होता है और आप इजीली इसको डिजॉल्व करके बाहर निकाल सकते हैं। हमारे पास इंसेक्टा की फैमिली है, जो आर्थ्रोपोड्स हैं, ये ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे इनके आसपास पानी बहुत कम होता है, ठीक है। अब चूंकि पानी बहुत कम है तो इनके रेक्टम ने अपने आप को इतना स्पेशलाइज किया है कि जब इनके जिस्म से पानी रिमूव आउट होने लगता है तो ये उसको रीअब्जॉर्ब करवा लेते हैं। पहला काम ये हो गया कि वो रीअब्जॉर्प्शन से अपने पानी को बचा लेते हैं, ठीक है। दूसरा काम ये करते हैं कि अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड करते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड बहुत कम पानी में ही बाहर निकल जाता है। तो दूसरा तरीका ये है कि ये यूरिक एसिड को अपने नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में रखकर पानी को बचा लेते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड को निकालने के लिए आपको बहुत कम पानी चाहिए। तो इस तरह हमारे पास डाइजेस्टिव वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ फीसेस एंड सॉलिड एक्सक्रीटा इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट रेक्टम से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। और ये वजह मैंने आपको अगेन यहाँ पे रीज़न लिखी हुई है क्यों ये काम करते हैं, क्योंकि इनके आसपास बहुत कम पानी होता है, इस वजह से इन्होंने अपने पानी को स्टोर करना होता है। और स्टोर करने के लिए क्या करते हैं कि एक तो रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं और दूसरा ये नाइट्रोजनस वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड रिमूव करते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1 ग्राम यूरिक एसिड को निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 ml वाटर ही चाहिए, जिससे हम जो पानी को बचा सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ आप डायग्राम में भी देख सकते हैं और ये डायग्राम आप बना भी सकते हैं अगर आप बनाना चाहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ मिड गट है, एक तरफ हाइंड गट है और बीच में आपके पास मालपीजियन ट्यूब्यूल्स है। जैसे ही जो वेस्ट है वो मिड गट्स को क्रॉस करता है, वो जाता है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के पास और मालपीजियन ट्यूब्यूल से देन वो इंटर होता है हाइंड गट में। अब आप देख सकते हैं कि जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स है इसके अंदर सॉल्ट भी है, यूरिक एसिड भी है और वाटर भी है। और जब ये हाइंड गट के पास जाता है तो सॉल्ट और वाटर को रीसाइकल कर लिया जाता है। रीसाइकल मींस कि इसको रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है। हाइंड गट का जो पोर्शन रेक्टम है इसके अंदर हम लोग रीअब्जॉर्प्शन या रिसाइकल कर देते हैं। और जब एक्सक्रीशन होती है तो वो क्या होती है, यूरिक एसिड होती है और फीसेस यानी डाइजेस्टिव वेस्ट को रिमूव आउट कर लिया जाता है। ठीक है जी, इस डायग्राम से आपको मज़ीद समझ आ गई होगी कि मालपीजियन ट्यूब्यूल्स में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। रेक्टम में हम पानी और सॉल्ट को रिसाइकिल कर लेते हैं और जब इसके जिस्म से जो वेस्ट निकलता है वो डाइजेस्टिव वेस्ट फीसिस है और एक्सक्रीटिव वेस्ट यूरिक एसिड है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इनवर्टिब्रेट की तरफ जाते हैं, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में।
आपको याद होगा कि कॉर्डेट्स किनको कहते हैं, कॉर्डेट्स उनको कहते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है, और नोटोकॉर्ड इन फ्यूचर क्या बना देती है, वर्टिबल कॉलम बना देती है, यानी रीढ़ की हड्डी बना देती है। जरूरी नहीं है कि जिन जिन के पास नोटोकॉर्ड हो वो सब के सब वर्टिबल कॉलम बनाएं। कुछ हमारे पास ऐसे इनवर्टिब्रेट्स हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ नोटोकॉर्ड ही रखते हैं, वो वर्टिबल कॉलम नहीं बनाते। तो इस तरह के हम इनवर्टिब्रेट्स को इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स एंड देन इन्हीं से इवॉल्व होके हमारे पास हायर एनिमल्स भी बने हैं। अब हुआ ये है कि वो इस टॉपिक में बताते हैं कि ये इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स हमारे पास एंसेस्टर हैं जो मॉडर्न वर्टिब्रेट्स हैं, प्लस इनकी जो बॉडी सेगमेंटेड थी, जिस तरह अभी हमने अर्थवॉर्म में पढ़ा, इनका जिस्म जो है वो खानेदार होता है। लेकिन ये जो खानेदार सिस्टम है ये हमारे लिए एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हर खाना अपने 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 तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, अगर आपको पता हो, अगर हम लोग सिंपल ये देखें कि हर कोई जब अपना अपना काम कर रहा होगा वो इतना एफिशिएंट नहीं होगा, जबकि अगर हम लोग मिलकर काम करें तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे बताई है कि जो हमारे पास अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म का अपना सेगमेंट है और उस सेगमेंट के अंदर मौजूद हर मेटानेफ्रीडिया अपना अपना काम कर रहा है। दैट्स वाई वो एक्सक्रीटरी सिस्टम इतना एफिशिएंटली जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते अपनी एक्टिविटी। ठीक है जी। अब जो हमारे पास इसी तरह हमारे पास वर्टिब्रेट में एग्जांपल आती है हैग फिश की। ये हैग फिश हमारे पास प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स में आती है, क्योंकि हमारे पास फिशेस में सबसे पुरानी फिश जो है वो हैग फिश है, और ये वो हैग फिश हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। ठीक है जी, हैग फिश प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स में आती है। अच्छा, अब इनके पास क्या मौजूद है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए किडनी मौजूद थी, और इसकी किडनी ऐसी थी कि इसकी जो ट्यूब्यूल्स थी वो हर सेगमेंट में फैली हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद एक बार दोबारा सुन लें कि जो हमारे पास हैग फिश है इसके पास किडनी मौजूद थी फॉर देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस किडनी से आगे निकलती थी छोटी छोटी नालियाँ, और वो नालियाँ पूरे हर एक सेगमेंट में या हर खाने में मौजूद होती थी। लेकिन ये सिस्टम भी इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था। फिर हालांकि ये सिस्टम एफिशिएंट नहीं था, इसी वजह से हम अगले स्टेप की तरफ मूव ऑन हुए और एवोल्यूशन आई, और एवोल्यूशन इस तरह से आई कि किडनी जो है उसको हमने मज़ीद एफिशिएंट किया। किस तरह कि हमने सेगमेंटली अरेंज ख़त्म कर दिया उसके अंदर से। अब किडनी के पास खुद जो है वो अपनी ट्यूब्यूल्स होती थी, मीन्स उसका गुच्छा होता था ट्यूब्यूल्स का, और वो ट्यूब्यूल्स मिलकर काम करती थी, जिससे काम मज़ीद एफिशिएंट होता था। और प्लस इनके पास कैपिलरीज का नेटवर्क भी था, जिसकी वजह से जो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो भी बेहतरीन हो सकता था। तो एवोल्यूशन हमने क्या देखी कि हमने किडनी को मज़ीद एफिशिएंट बनाया, जो हर जगह ट्यूब्यूल्स सेगमेंट में फैली हुई थी उन सेगमेंट्स को ख़त्म कर दिया, प्लस उन ट्यूब्यूल्स को इकट्ठा करके, न्यूमरस ट्यूब्यूल्स को इकट्ठा करके उनसे काम करवाया, और साथ में कैपिलरीज भी जो है वो डेवलप हुई। उसके बाद नेक्स्ट है जी एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन पढ़ने से पहले हमने ये देखना है कि ह्यूमन जो है वो कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट या अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो रिलीज आउट करते हैं। आपको पता है कि हमारे पास ह्यूमन जो हैं वो मेटाबॉलिक वेस्ट को है वो रिमूव आउट करते हैं। ठीक है जी, रिमूव आउट तो करते हैं। जब हमारे पास हर सेल जो है वो मेटाबॉलिज्म करता है, तो जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें आपको यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं। ठीक है, यूज़फुल प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल कर लेते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिर आप बाहर निकालते हैं। तो ऐसी वेस्ट जो आपको मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म रिएक्शन से मिले, उन वेस्ट को हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो पूछ सकता है व्हाट इज़ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो आप कहेंगे कि जब मेटाबॉलिज्म एक सेल के अंदर परफॉर्म किया जाता है तो आपके पास यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी आती हैं और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी आती हैं। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स आफ्टर मेटाबॉलिज्म आपके पास आती हैं तो उनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, अब जब हम लोग अमाइनो एसिड को तोड़ते हैं तो हमारे पास जो वेस्ट आता है वो आता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ते हैं तो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट आता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। और जब मसल्स के अंदर एक एनर्जी स्टोरिंग जो है कंपाउंड मौजूद हो जाए, जिसे हम कैरेटीन कहते हैं, इसको जब तोड़ा जाता है तो आपको मिलता है कैरेटिनिन। ठीक है, कैरेटिन जो है वो आपके पास मसल्स के अंदर एनर्जी स्टोरिंग कंपाउंड है। जब आप इसको तोड़ेंगे, और इसको तोड़ने की ज़रूरत कब पेश आती है, जब एरोबिकली आपको इनफ एनर्जी नहीं मिल रही होती, तो मसल के अंदर जो स्टोर एनर्जी होती है फिर उनको यूज़ किया जाता है। तो जब इसको तोड़ दिया जाता है तो ये कैरेटीन से कैराटिनिन बन जाता है।
ठीक है। इसी तरह जब हम हीमोग्लोबिन को तोड़ते हैं तो हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट आता है उसे बिलिरुबिन कहते हैं। प्लस आपके जिस्म में वैसे भी कुछ टॉक्सिन्स जो हैं वो इंटर हो जाते हैं, उसको भी हमने रिमूव आउट करना होता है, वो भी मेटाबॉलिक वेस्ट में आते हैं। और कुछ जो है वो आप इंजेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसी जगह से गुजर रहे हो जहाँ पे पेस्टिसाइड का स्प्रे हो रहा हो, तो वो आपके जो है वो जिस्म के अंदर एंटर हो जाए तो वो भी मेटाबॉलिक वेस्ट में आएगा। कोई फूड एडिटिव्स ऐड हुए हों आपके खाने में या ड्रग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ये मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पे आएंगी। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वो पूछ लेगा कि मेटाबॉलिक वेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। तो आप अमाइनो एसिड का जो वेस्ट प्रोडक्ट लिखेंगे, न्यूक्लिक एसिड, मसल्स कैरेटीन और बिलिरुबिन, टॉक्सिन एंड इंजेस्टेड टॉक्सिन। अच्छा, ये यहाँ पे जो है वो वाइंड अप हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, स्किन इज नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, व्हाई? स्किन को हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों नहीं लेते? अच्छा, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि अगर आपने एक्सक्रीशन की जो है वो डेफिनेशन याद की हो तो उसके अंदर हमने कहा था एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट स्पेशली द नाइट्रोजनस वेस्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है जी। मीन्स कि एक्सक्रीशन का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जो आपके जिस्म में फजूल पड़ी हो या जिसका कोई फ़ायदा ना हो या बेमकसद पड़ी हो, अगर आपने उसको रिमूव आउट करना है तो हम उसको एक्सक्रीशन के ज़ुमरे में लेते हैं। ठीक है। जबकि जो स्किन है, स्किन से आपको पता है पसीना जो है वो निकलता है, ये स्वेटिंग होती है, ये ऑयल निकलता है। ये स्वेटिंग और ऑयल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में नहीं आती क्योंकि ये बेमकसद काम नहीं होता। आपको पता है जो स्वेटिंग है वो मकसद के तौर पे जो है वो की जाती है। आपको पसीना कब आता है? जब आपको गर्मी लगती है। तो गर्मी को कम करने के लिए हम स्किन को एक प्रॉपर पर्पस देते हैं कि आप स्वेटिंग शुरू कर दें। ठीक है। इसी तरह जब आपके स्किन को बचाने के लिए, एक स्किन को बचाने के लिए हम सीबम रिलीज़ करते हैं, यानी ऑयल रिलीज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेबेशियस ग्लैंड। तो ये स्वेटिंग होना या ऑयल का रिलीज़ होना ये मकसद के तौर पर हो रहा है, ये बेमकसद काम नहीं है। दैट्स वाई इसको हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में नहीं लेते। ठीक है। आप देखिए यहाँ पे मैंने स्किन की आपको एक डायग्राम बना ये अपलोड की है। यहाँ पे देखें कि आपके पास स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं और ये स्वेट ग्लैंड्स एक मकसद के तहत एक्टिवेट होते हैं और यहाँ पे जो है वो स्वेटिंग होती है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड हैं। ये सेबेशियस ग्लैंड एक मकसद के तौर पे एक्टिवेट होते हैं और यहाँ पे ऑयल सिक्रीट करते हैं। तो स्किन हरगिज़ जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे नहीं आएगी क्योंकि जो हमारे पास ऑयल रिलीज़ होना या जिस्म से पसीने की फॉर्म में वाटर एंड सॉल्ट का रिलीज़ होना ये एक पर्पज़ के तौर पे किया जाता है। और पर्पज़ क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ओवर हीटिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है। अच्छा, एक और इसका रीज़न भी दिया जा सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल चले आप मान भी लें, हम ये कह भी देते हैं कि स्किन जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है, तो एक्सक्रीशन तो हर वक्त जारी रहती है। ऐसा ही है ना, कुछ भी हो जाए यूरिन तो आता ही आता है, कुछ भी हो जाए जो है वो एक्सक्रीशन तो जारी रहती है। ठीक है जी। अगर आप स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन लेते भी हैं तो अगर हम लोग स्वेट ग्लैंड की बात करें तो स्वेट ग्लैंड ज़्यादातर एक्टिव होते हैं समर्स में, विंटर में तो होते ही नहीं या कम होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि स्किन जो है, इसके जो स्पेशियस ग्लैंड हैं या जो हमारे पास स्वेट ग्लैंड हैं, ये हरगिज़ जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन में नहीं आते हैं क्योंकि ये हर वक्त जो है वो एक्सक्रीशन नहीं कर रहे होते। इनका प्रॉपर पर्पज़ होता है और ये जब उनका पर्पज़ या उनको ये टास्क दिया जाता है ये सिर्फ तब ही अपनी एक्सक्रीशन जो है करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल एंड इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग। ठीक है जी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।